क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे चीजें घूम रही हो, आपका सर चकरा रहा हो, ऐसा लगता हो कि जमीन ऊपर उठ रही है या छत नीचे गिरती महसूस हो रही हो? अगर हाँ, तो आपको वर्टाइगो है। इसे आप नजरअंदाज न करें क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरे असरात डाल सकता है। लेकिन आप परेशान ना हो। आज की वीडियो में हमने इस मसले को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये क्या है, इसकी क्या वजूहात है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसमें किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें हमने वो वर्जिशें भी आपको बताई हैं जो कि वर्टाइगो को बेहतर करने के लिए की जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। इस अहम मसले को समझने के लिए जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि अगर किसी मरीज को चक्कर आ रहे हैं तो इसका सबब हमारी गर्दन में मौजूद रीढ़ की हड्डी है, जहां नस का दबना इसका सबब है। इसलिए अक्सर डॉक्टर हजरात मरीजों को गर्दन का एक्सरे या एमआरआई करवाते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप ये चार्ट देखें तो पता चलेगा कि तकरीबन 85% मरीजों को चक्कर कान के अंदरूनी हिस्से की बीमारी की वजह से आते हैं, 10% दिमाग की वजह से, जबकि 5% से भी कम लोगों को गर्दन में नसों की दबने की वजह से चक्कर आते हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि मरीज अपने चक्करों के लिए किस डॉक्टर के पास जाए? कान के डॉक्टर के पास, हड्डियों के डॉक्टर के पास, या फिर हमारे यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आए? तो मेरा मशवरा यह होगा कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि इन तमाम किस्म के चक्कर, जो चाहे दिमाग से हो, गर्दन से हो, या फिर कान के अंदरूनी हिस्से से जो कि खोपड़ी में मौजूद होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट ट्रेंड होता है कि वो ना सिर्फ इसे असेस करे बल्कि इसे डायग्नोज भी करता है और इलाज भी करता है। बल्कि अक्सर न्यूरोलॉजिस्ट वो वर्जिशें जो इन चक्रों में करवाई जाती हैं उनसे भी वाकिफ होते हैं। हमारी आज की वीडियो कान के अंदरूनी हिस्से की वजह से जो चक्कर आते हैं और जो सबसे ज्यादा यानी 85% मरीजों में चक्करों का सबब होते हैं उन पर है। इसमें सरे फहरिस्त 3 बीमारियां, BPPV, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और मेनियर डिजीज। हम BPPV पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि अक्सर मरीजों को इसी वजह से ही चक्कर आते हैं। तो आए पहले BPPV का मतलब समझते हैं। बी यानी बीनाइन। नाम रखने की हद तक यह बात शायद सही हो, लेकिन मैंने इसको कभी भी बीनाइन यानी बेज़रर नहीं समझा। मैं अपने मरीजों को यही बताता हूं, खुसूसन बड़ी उम्र वाले मरीजों को, कि चक्कर की वजह से आपका बैलेंस खराब हो सकता है, आप गिर सकते हैं, और मरीज गिरते भी हैं, उनकी हड्डियां टूटी भी हैं और सर फटे भी हैं। पी यानी पैरोक्सिस्मल, यानी ये चक्कर अचानक से और शिद्दत के साथ आते हैं, कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। दूसरा पी पोजिशनल, यानी ये हर हालत में मौजूद नहीं रहते, बल्कि किसी खास पोजीशन में जब आपका सर हरकत करता है तो उस वक्त आपको ट्रिगर हो जाता है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे लेटे हैं तो करवट इधर से उधर लेने में, उठकर बैठने से, गर्दन इधर उधर मोड़ने से, आगे झुकने से, जैसे कि रुकू या सजदे में जाने से, या जमीन से कोई चीज उठाते वक्त। वी यानी वर्टाइगो, यानी चक्करों का आना, सर का या चीजों का घूमना। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अब सवाल यह है कि ये खास किस्म के चक्कर किसी खास पोजीशन में ही क्यों आते हैं? तो मैं मुख्तसरन आपको कान के अंदरूनी हिस्से के बारे में बताना चाहूंगा। इसे समझे बगैर आप आने वाली मैनूवर्स वर्जिशों को बेहतर तरीके से नहीं जान पाएंगे। स्क्रीन पे नजर आने वाली जो पहली तस्वीर है वो कान के 3 हिस्सों को बताती है, यानी बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। जबकि दूसरी तस्वीर में कान का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके मुतालिक है। उसमें येलो यानी पीले रंग वाले हिस्से को तो आप छोड़ दें, ये कॉक्लिया है, इसका ताल्लुक सुनने से है, इसका चक्करों से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि 2 हिस्से जो हरे और ब्लू रंग के हैं, ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बैलेंस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा सर और हेड किस रफ्तार और किस डायरेक्शन में हरकत करता है, इसका एहसास हमें ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल देते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये 3 अदद होती हैं
और एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, और इसमें से जो भी मुतासिर होती है वो अलग तरह से हमें मुतासिर करती है और चक्कर करवाती है। अब होता क्या है, किसी खास पोजीशन में चक्कर क्यों आते हैं? देखिए, किसी सबब से मसलन बढ़ती हुई उम्र के साथ या सर में कोई चोट लगी तो हरा वाला हिस्सा जिसे हमने वेस्टिब्यूल कहा, उसकी दीवारों पर कैल्शियम की तह लगी होती है। जैसे हमारे घरों में दीवारों में रंग लगा होता है और वो बाद में झड़ने लगता है, इसी तरह ये कैल्शियम की तह से छोटे छोटे जर्रात जो है वो गिरते रहते हैं और फिर दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं, गिरते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अगर ये जर्रात यही वेस्टिब्यूल तक रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब ये जर्रात या क्रिस्टल सेमी सर्कुलर कैनाल में आ जाते हैं और वहां ये चक्कर आने का बाइस बनते हैं। आगे हमने जिन वर्जिशों जिसे हम मैनूवर्स कहते हैं उनको इसी तरह डिजाइन किया है कि ये क्रिस्टल इस सेमी सर्कुलर कैनाल से निकालकर वापस अपनी जगह यानी वेस्टिब्यूल में भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं कि बीपीपीवी को डायग्नोस कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कि बीपीपी की तशखीस जो है वो क्लिनिकल है, यानी मरीज की अलामात की बुनियाद पर की जाती हैं। इसके लिए दिमाग के किसी टेस्ट की जैसे एमआरआई या फिर कान के किसी टेस्ट की जैसे ऑडियोमेट्री की जरूरत नहीं होती। अलामात का हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। ये चक्कर सेकंड्स के लिए आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक, और वो भी किसी खास पोजीशन में। कुछ मरीजों को चक्करों के साथ मतली या उल्टी हो सकती है, चलने में दुश्वारी हो सकती है अगर शदीद चक्कर हो तो। कुछ मरीज किसी एक कान में सीटी जैसी आवाजें भी सुनाई देती है जिसको हम टेनाइटस कहते हैं। अगर ऐसे मरीज को चक्करों के दौरान आंखों का मुआयना किया जाए तो वो हिलती हुई नजर आती है जिसे हम निस्टैग्मस कहते हैं। अक्सर मरीजों में अगर बाकी मुआयना यानी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ठीक है तो ये तमाम मालूमात और अलामात हमें बीपीपीवी की डायग्नोसिस की तरफ इशारा देती हैं, और क्लिनिक में अक्सर मरीजों की डायग्नोसिस के लिए इतना ही काफी होता है। लेकिन बाज मरीजों में हम एक मैनूवर भी क्लिनिक के अंदर मरीज को लिटाकर करते हैं जिसे डिक्स हॉलपाइक मैनूवर कहते हैं। ये टेस्ट बीपीपीवी की बीमारी को कंफर्म करता है। इसे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। लेकिन बीपीपीवी के ज़िमन में एक बात याद रखिएगा कि ये एक मर्तबा की बीमारी नहीं है। इसकी खासियत ही यही है कि ये आते जाते रहने वाली बीमारी है। अगर इस दफा आपकी आंखें ठीक हो गई है तो इंतजार करें कि ये दोबारा आ सकती है। कब आएगी? महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, सालों बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। अब बात करते हैं दवाइयों की जो इन चक्करों को बेहतर करने के लिए दी जाती हैं। देखिए, चक्करों को बेहतर करने के लिए 4 किस्म की दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों को अमूमन अकेला ही दिया जाता है, लेकिन अगर शदीद चक्कर हो तो 2 या 3 दवाइयों को मिलाकर भी दिया जा सकता है। ये 4 दवाइयां फार्मूलों और कंपनी के नामों के साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 बातें मैं चाहूंगा कि आप इस ज़िमन में याद रखें। एक, सर्क या इनियर नाम की दवाई को अमूमन सबसे ज्यादा दिया जाता है, और याद रखिएगा कि इसकी कितनी डोज देनी है ये बहुत अहम है। 8 मिलीग्राम सुबह शाम की जो डोज है वो बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए है। लेकिन बड़ों को 16 मिलीग्राम या 24 मिलीग्राम की डोज देनी चाहिए, और ये कम से कम 2 हफ्ते जरूर देनी चाहिए। लेकिन अगर 4-5 दिन में खातिर खा फायदा ना हो तो बाकी 2 दवाइयां जैसे स्टूजिरॉन फोर्ट है या सेरामिन है को आप बतदरीज पहली दवाई में शामिल कर सकते हैं। चक्कर के साथ अगर उल्टियां आ रही हो तो 3-4 दिन के लिए उल्टी रोकने वाली दवाइयां दी जा सकती हैं। तीसरी बात, बाज मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उन्होंने सर्वाइकल कॉलर पहना हुआ होता है, क्योंकि जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि अक्सर लोग समझते हैं कि चक्कर गर्दन की वजह से आते हैं, तो वो दवाई के साथ सर्वाइकल कॉलर भी तजवीज कर देते हैं। लेकिन सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम सिर्फ वो मरीज जिनके चक्कर शदीद हों और वो इधर उधर देखने से उनके चक्करों में इजाफा हो रहा हो तो उनको हम 2 या 3 दिन के लिए सॉफ्ट कॉलर तजवीज करते हैं, ताकि वो गर्दन इधर से उधर ना हिलाएं। क्योंकि आपका सर इधर उधर जब हिलता है तो कान के अंदरूनी हिस्से का सिस्टम, जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हिलता है और जिसकी वजह से चक्कर बढ़ जाते हैं। आए अब बात करते हैं मैनूवर्स की, जिनको क्लिनिक में करते हैं, और ये आप लोग घर में भी वर्जिश के तौर पर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बेहतर तरीके से सीख चुके हों। इनको करने का मकसद क्या है? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि वो कैल्शियम के क्रिस्टल्स
जो सेमी सर्कुलर कैनाल में आ गए हैं उनको वापस यहां से निकालकर अपनी जगह भेजना है। हम 4 तरह के मैन्यूवर्स करते हैं। इनमें पहला तो बीमारी को डायग्नोस करने का है, उसे डिक्स हॉलपाइक मैन्यूवर कहते हैं, जबकि बाकी 3 मैन्यूवर्स को इलाज की गर्ज से करते हैं। आए अब एक एक करके हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं। नंबर 1, डिक्स हॉलपाइक मैन्यूवर। ये डायग्नोस करने का मैन्यूवर है। हम मरीज को बिठाकर सर एक तरफ करते हैं, ऐसी पोजीशन में सर को रखते हुए पीछे गिरा दिया जाता है, इस तरह के सर तकिए से कुछ नीचे रहे। फिर आंखों का मुआयना किया जाता है कि वो रुकी हुई है या हिल रही हैं, जिनको मैं पहले बता चुका हूं कि हम निस्टैग्मस कहते हैं। ये निस्टैग्मस किस डायरेक्शन में हो रहा है ये हमारे लिए बहुत अहम होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि 3 में से कौन सी कैनाल मुतासिर हुई है। मैं सेमी सर्कुलर कैनाल की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर क्रिस्टल आकर फंस गया है। इस दौरान बहुत मुमकिन है कि आपको चक्कर आए, तो घबराएं नहीं, ये कुछ सेकंड में बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद सर को इसी पोजीशन में रखते हुए मरीज को बिठा दिया जाता है। अगर सीधी तरफ करने से ना निस्टैग्मस आया ना चक्कर आए तो यही पूरा का पूरा अमल आप उल्टी तरफ सर को करके कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एप्लीज मैन्यूवर की। ये थेरेपेटिक यानी इलाज वाला मैन्यूवर है। ये मैन्यूवर पोस्टीरियर कैनाल में फंसे हुए क्रिस्टल को वापस अपनी जगह भेजने के लिए किया जाता है और एक क्लिनिक में सबसे ज्यादा किया जाने वाला मैन्यूवर है। रिसर्च बताती है कि 80 से 90% मरीजों में जब ये मैन्यूवर किया जाता है तो उनके मरीजों के चक्कर बेहतर हो जाते हैं। आइए इसे समझते हैं। इसका शुरू का तरीका तो वही है जो हमने पहले डिक्स हॉलपाइक्स में देखा कि मरीज को बिठाकर सर एक तरफ करते हुए तकिए पर गिरा दिया जाता है। इसी पोजीशन में 30 से 60 सेकंड रखते हैं। फिर सर को तकिए से नीचे गिराकर आंखों का मुआयना किया जाता है। अगर निस्टैग्मस आना शुरू हो गया और चक्कर आना शुरू हो गए तो थोड़ा इंतजार करें ताकि चक्कर खत्म हो जाए। फिर सर को दूसरी तरफ मोड़कर 30 से 60 सेकंड इंतजार किया जाता है। फिर पूरा जिस्म इस तरह घुमाया जाता है कि आपका चेहरा बिस्तर की तरफ हो जाए और फिर इसी पोजीशन में 30 से 60 सेकंड रोककर फिर सीधे होकर बिठा दिया जाता है। नाज़रीन, कई मर्तबा तो एक दफा से ही चक्कर बेहतर हो जाते हैं, हम मरीज को घर भेज देते हैं। लेकिन अगर बेहतर ना हो तो ये प्रोसीजर आप घर पे 8 से 12 घंटे के वक्फे से रोजाना 2-3 मर्तबा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे थेरेपेटिक मैन्यूवर की, जिसे बारबेक्यू मैन्यूवर कहते हैं। अगर डिक्स हॉलपाइक में हमें निस्टैग्मस की डायरेक्शन ये वाली मिलती है तो इसका मतलब है कि लेटरल कैनाल में क्रिस्टल फंसा हुआ है और वहां से बारबेक्यू मैन्यूवर के जरिए इसे निकाल सकते हैं। इसे बारबेक्यू का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी मुशाबियत बारबेक्यू स्पिट पर बूटियों को घुमाने के तरीके से मिलती है। इसमें मरीज को बेड पर बगैर तकिए के लिटाकर सर को एक तरफ करके रखा जाता है। सर की पोजीशन उसी तरफ होगी जहां उसको चक्कर आते हैं। फिर सर को दूसरी तरफ घुमाकर 30 से 60 सेकंड रखा जाता है। फिर पूरा जिस्म इस तरह घुमाया जाता है कि जिस्म उल्टा हो जाए और चेहरा बिस्तर की तरफ हो जाए और इसी पोजीशन में 30 से 60 सेकंड रखा जाता है। फिर दूसरी तरफ करवट करते हुए सीधा लेट जाए। इस पोजीशन में फिर 30 से 60 सेकंड रखते हैं और फिर उसके बाद बिठा देते हैं। अगर एक दफा से फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना दिन में 2-3 मरतबा घर में भी आप ये मैन्यूवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे थेरेपेटिक मैन्यूवर की, जिसे हम डीप हेड हैंगिंग कहते हैं। ये मैन्यूवर करेंगे अगर डिक्स हॉलपाइक में हमें इस तरह का निस्टैग्मस मिलता है जो बताता है कि लेटरल कैनाल में क्रिस्टल मौजूद है। इस मैन्यूवर में बिस्तर पर दिखाए गए तरीके से लिटाकर गर्दन को नीचे गिरा दिया जाता है और उसी पोजीशन में 30 से 60 सेकंड के लिए रहा जाता है। आंखों में निस्टैग्मस को चेक किया जाता है। उसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, घबराएं मत, कुछ सेकंड में चक्कर खत्म हो जाएंगे। फिर इसी पोजीशन में रहते हुए गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएं और फिर बैठ जाएं। अगर चक्कर मुकम्मल बेहतर हो जाए तो सिर्फ 1 मरतबा किया जाता है, वरना दिन में 2 से 3 मरतबा घर में आप खुद भी इसे कर सकते हैं। और नाजरीन, आखिर में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताना चाह रहा हूं जिसे आप घर में रोजाना कर सकते हैं। इसका नाम है ब्रेंट डेरोफ एक्सरसाइज। इसे पहले समझ लें कि कैसे करते हैं।
आप किसी सोफे या बिस्तर के किनारे लेकिन बीच में बैठ जाए, अपने सर को सीधी तरफ घुमाएं और इसी पोजीशन में रहते हुए तेजी से बिस्तर पर लेट जाएं। इसी पोजीशन में 30 सेकंड तक रहें। अगर चक्कर आते हैं तो इंतजार करें कि चक्कर खत्म हो जाए। चक्करों के खत्म होने के बाद 30 सेकंड इंतजार करें, फिर फौरन से इसी हालत में अपने सर को रखते हुए उठकर बैठ जाएं और फिर गर्दन मोड़ें। अब सर को लेफ्ट साइड पर घुमाएं और फौरन से लेट जाएं। और जो हिदायत आपको पहले दी गई है जब आप लेटे थे, वो भी यहां पर भी इसी तरह ही करें और फिर इसी तरह फौरन से उठकर बैठ जाएं और सामने देखें। ये पूरा काम जो है इसको हम कहेंगे 1 साइकिल। इस तरह 5 मरतबा दोहराएं तो यानी 5 साइकिल्स आप करेंगे और दिन में ये 5-5 की साइकिल्स के 2 या 3 सेशन आप ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक इसे जरूर लें। इस वर्जिश से अक्सर मरीजों को खातिर खा फायदा देखा गया है। इस वर्जिश का बुनियादी फायदा यह होता है कि इसके करने से, बार बार करने से हमारा दिमाग और कान के अंदरूनी हिस्से की हसासियत यानी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और गर्दन के या जिस्म की पोजीशन तब्दील करने से जो चक्कर आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ये बहुत अहम वीडियो है, आप सदका जारिया की नीयत से इसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपकी ये शेयरिंग किसी के लिए रहमत और राहत का बाइस बन जाए। आप अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।